Hello, good morning everyone. Hello students. So today we are going to start chapter number second, class 9 history. The chapter name is Socialism in Europe and Russian Revolution. Right everybody? तो आज हम स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का जो नेम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टाइटल के इस चैप्टर के टाइटल का जो मीनिंग है वो क्या है। सोशलिज्म क्या होता है स्टूडेंट? सोशलिज्म मीन्स होल वेल्थ एंड property divided equally among the citizens. It means whole property, whole wealth divided by the citizen in equally, जिसको हम बोल सकते हैं कि जो भी स्टेट की वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, मनी है, ठीक है जी, उसको सभी को इक्वल पार्ट में बांटा जाता है। इट मीन्स उसको सोशलिज्म बोला जाता है। सोशलिज्म मीन्स होल पावर एक्सरसाइज बाय द स्टेट, यानी कि स्टेट है जो स्टेट के हाथ में सारी अथॉरिटी होती है और स्टेट है उसने कैसे कंट्री को गवर्न करना है, कैसे चलाना है, और कोई किसी भी पर्सन के पास राइट नहीं होता अपनी खुद की प्रॉपर्टी बनाने का। तो इट मीन समाजवाद सोशलिज्म सब कुछ जो है समाज का है, सोसाइटी का है, जो भी समाज में रहने वाले लोग हैं उनको इक्वली शेयर करते हैं हर एक चीज़, ठीक है जी। इट मीन्स यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी कहीं पे भी एग्जिस्टेंस नहीं करती। होल पावर, होल ड्यूटीज एक्सरसाइज्ड बाय द स्टेट, राइट। सो ये सोशलिज्म यूरोप में आया और रशियन रेवोल्यूशन, तो रशियन रेवोल्यूशन जब हुई तो सोशलिज्म है जो यूरोप में आया, ठीक है जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है द एज ऑफ सोशल चेंज, ठीक है जी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि क्या सोसाइटी में कैसे चेंजेस आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने डिस्कस किया था, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने स्टूडेंट्स बहुत कुछ डिस्कस किया, बहुत पढ़ा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक तरह की ऐसी क्रांति थी जिसने लोगों को अपने राइट्स के बारे में अवेयर करवाया, अपनी राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में बताया। और पावर है जो ऐसा नहीं है कि एक पर्सन के हाथ में है जो वो कंसंट्रेट होनी चाहिए, या पावर एक पर्सन एक ग्रुप के हाथ में हो, ऐसा उस चीज़ का विरोध करने में फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है जी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने यूरोप में दूसरी कंट्रीज़ को आइडिया दिया किस चीज़ का, फ्रीडम का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फर्टिलिटी का, ठीक है जी। तो ये आइडिया कहाँ से आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने के बाद यूरोप के जो ज़्यादातर लोग थे वो ये सोचने लगे थे कि जैसा फ्रांस में हुआ है तो बाकी अदर नेशंस में भी ऐसा हो सकता है। तो इसको चलते हुए उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को आइडियल माना, फ्रेंच रेवोल्यूशन की गाइडलाइंस को सही माना और फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क है जो आगे करना स्टार्ट किया, ठीक है। उन्होंने डिमांड्स की किसकी, अपनी राइट्स की, अपनी जो ड्यूटीज़ हैं वो उनको मिलनी चाहिए, उनको इक्वली राइट मिलने चाहिए, वो अवेयर हुए अपने बारे में, ठीक है। बहुत सारे फिलोसफर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिस्कस किया, उन्होंने सोसाइटी में अवेयरनेस लेके आए और उनकी राइटिंग्स को पढ़ के लोग हैं जो अवेयर हुए। तो यूरोप में मिडिल क्लास मर्ज हुई थी। जो मिडिल क्लास थी वो कौन से लोग थे? वो ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, एजुकेटेड पीपल थे, और जो एजुकेटेड पीपल थे उन्होंने राइट्स एंड ड्यूटी की डिमांड की, और जो पावर थी किंग की, यानी एब्सोल्यूट पावर थी जो कंसंट्रेट थी एक पर्सन के हाथ में, उस चीज़ का उन्होंने विरोध किया, ठीक है जी। इस चीज़ को चलते हुए हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने यहाँ से जो रेवोल्यूशन है जो स्टार्ट हुई थी फ्रांस में, और बाद में वो धीरे धीरे यूरोप के अदर कंट्रीज में भी है जो फैलनी शुरू हुई। सभी ने वेलकम किया इस आइडिया को। कौन से आइडिया? लिबर्टी के आइडिया को, इक्वालिटी के और फर्टिलिटी, ठीक है। लिबर्टी मीन्स लोगों को ये फील हुआ कि हमें लिबर्टी होनी चाहिए, यानी हमें फ्रीडम होनी चाहिए, जो भी हम करें, जो भी हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे राइट्स हैं, उसको हम अच्छे से यूज़ कर सकें। तो हम फ्री होने चाहिए, हम कहीं पे भी डिसाइड कर सकें, हम अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर सकें, हम अपना राइट अप्रोप्रिएशन है वो चूज़ कर सकें। इसको चलते हुए उन्होंने इस चीज़ की डिमांड है जो
वो की। ठीक है जी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि सोशल चेंज है जो वो सोसाइटी में आए। ठीक है। यूरोप वांटेड टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी। यूरोप क्या चाहता था? यूरोप चाहता था कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इन सोसाइटी, यानी कि टोटली चेंज। ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू टोटली चेंज इन आवर सोसाइटी, कि हमें कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। उसके रिस्पॉन्स में लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू की और इसके चलते हुए दे एक्सेप्टेड द चेंज वाज नेसेसरी बट विश टू ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वाज रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी रेडी। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग थे ऐसे जिन्होंने आइडिया फ्रीडम का, लिबर्टी का, इक्वालिटी का और फर्टिलिटी के आइडिया को वेलकम किया, यानी कि वो चाहते थे चेंज, दे वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी। बट अनदर साइड सम पीपल दे आर अगेंस्ट दिस फिलॉसफी। तो उस फिलॉसफी में से कुछ नई चीज़ें सामने हैं। वो नई चीज़ें क्या थी? ठीक है जी। वो नई चीज़ें थी हमारे पास, हमारा टॉपिक 1.1 है लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। सो दीज आर द फिलॉसफी। सो आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन some peoples have welcomed the idea liberty, equality and fraternity, but another side some people wanted and adopt these type of philosophy. ठीक है जी। वो इस फिलॉसफी को है वो अडॉप्ट कर रहे हैं। अब ये फिलॉसफी क्या है, ये कौन सी फिलॉसफी है, ये मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग समझेंगे लिबरल। लिबरल क्या होता है? लिबरलिज्म। ठीक है जी। लिबरल वर्ड है जो वो बना है लिबर्टी से। लिबर्टी से बना है, इट मीन्स फ्री। लिबर मीन्स फ्री, तो लिबर्टी मीन्स फ्रीडम। सो लैटिन लैंग्वेज का ये वर्ड है लिबरल। लिबरल से लिबर्टी बना है। सो लिबरल्स थे वो क्या सोचते थे? ठीक है। लिबरल चाहते थे कि गवर्नमेंट है जो वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है जी। वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। पावर है जो किसी भी वन पर्सन के हाथ में नहीं कंसंट्रेट होनी चाहिए। और इकोनॉमिक फील्ड में सभी को आज़ादी मिले, फ्रीडम मिले, जिससे वो अपनी मर्जी से अपनी डेवलपमेंट कर सकें। ठीक है जी। बट हम इनको ये नहीं बोल सकते ये सभी की फ्रीडम की बात करते हैं, मतलब इक्वालिटी की बात करते हैं, नहीं। ये कहते हैं गवर्नमेंट इलेक्टेड होनी चाहिए, बट वोटिंग करने का राइट सिर्फ उसको होना चाहिए जो प्रॉस्पर पीपल है, यानी कि प्रॉपर्टी ऑन्ड पर्सन है, जो सोसाइटी में जिसका कोई स्टेटस है, वो अच्छा पैसा है, मनी है जिसके पास, उसी को राइट टू वोट होना चाहिए। ठीक है जी। ये फिलॉसफी थी लिबरल्स की। ठीक है जी। और रिलीजन में टॉलरेट करते थे। ये नहीं था किसी और रिलीजन के फेवर में बोलते थे, ऐसा नहीं था। सभी रिलीजन की इक्वालिटी की बात करते थे। ठीक है जी। ये फ्रीडम की बात करते हैं, बट फ्रीडम में ये पूरी तरह से फ्रीडम के फेवर में नहीं है। ये कहते हैं सिर्फ जो प्रॉपर्टी ऑन्ड पर्सन है वही अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट की इलेक्शन में, गवर्नमेंट को चुनने में वो अपना रोल है जो वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी। सो लिबरल है जो उनकी फिलॉसफी काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई यूरोप में। ठीक है जी। एंड इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन फेवर टू कैथोलिक। लिबरल आल्सो अपोज अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स। ठीक है जी। जो लिबरल हैं अनकंट्रोल्ड डायनेस्टिक रूल के भी अगेंस्ट हैं। अनकंट्रोल्ड डायनेस्टिक रूल्स मीन्स जो किंग होता है उसके पास अनलिमिटेड पावर होता है। ठीक है जी। वो अपनी मर्जी से उन पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। सो इस चीज़ का अगेंस्ट लिबरल क्या है? इस चीज़ के अगेंस्ट है कि पावर है जो कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए एक पर्सन के वन मैन के हैंड में। पावर है जो कंसंट्रेट होनी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। वो चाहते हैं, दे वांटेड, दे आर्ग्यू द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड जुडिशरी वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स एंड ऑफिशियल्स। सो दे वांटेड टू जुडिशरी है जो वो फ्री होनी चाहिए, फ्रीडम इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नो इंटरफेरेंस ऑफ द रूलर इन जुडिशियल वर्क, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और गवर्नमेंट है जो इलेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है जी।
और ऐसे इस बात के फेवर में थे। तो ये पर्सन कौन है? लिबरल, जो फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है, आज़ादी की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, बट टोटली पूरी तरह से वो डेमोक्रेटिक नहीं है, ठीक है। ये दे आर नॉट डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी में तो स्टूडेंट सभी को राइट होता है वोट का, बट ये सभी के वोट की राइट की बात नहीं करते। ये सिर्फ उन पर्सन की बात करते हैं जो जिनके पास मनी है, जिनका सोसाइटी में कोई स्टेटस है, यानी पैसे वाले पर्सन को भी राइट टू वोट होना चाहिए, प्रॉपर्टी ऑन पर्सन। तो दैट इज लिबरलिज्म, लिबरल। उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाता है हमारे पास रेडिकल्स, राइट। अब रेडिकल्स कौन है? रेडिकल्स भी एक फिलॉसफी है, एक आइडियोलॉजी है। ये भी यूरोप में काफ़ी डेवलप हुई, स्प्रेड हुई। और रेडिकल्स क्या बोलते हैं? रेडिकल्स दे वांटेड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट ऑन द मेजॉरिटी, बेस्ड ऑन मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ठीक है जी। कि गवर्नमेंट है जो किसकी होनी चाहिए? जिनकी मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी पर्सन की गवर्नमेंट होनी चाहिए, विदाउट मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। सो उन पर्सन की मेजॉरिटी के फेवर की बात करते हैं जिनके पास उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है जी। बट ये इस चीज़ के अगेंस्ट है कि पावर है जो वन पर्सन के इसके पास कंसंट्रेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ के अगेंस्ट है। ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट उसको होनी चाहिए जिसकी मेजॉरिटी है, पॉपुलेशन की, जिस पॉपुलेशन की मेजॉरिटी है उसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, बट ये पावर को कंसंट्रेट होने में के भी अगेंस्ट है। इट मीन्स पावर नॉट कंसंट्रेट इन वन पर्सन, इन वन ग्रुप, ठीक है जी। तो ये रेडिकल की फिलॉसफी थी, रेडिकल ये चीज़ चाहते थे, ऐसा सोसाइटी में होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट हमारी फिलॉसफी आ जाती है स्टूडेंट्स कंजर्वेशन, ठीक है जी। सो कंजर्वेशन वर्ड से ही आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि दैट इज कंजर्वेटिव थिंकिंग, कंजर्वेटिव सोच वाले पर्सन, ठीक है जी। दे नॉट वांटेड अ चेंज इन अ सोसाइटी, ठीक है जी। ये सोसाइटी में चेंज नहीं चाहते। ये कहते हैं जो सिस्टम चल रहा है, जैसे सिस्टम चल रहा है, ओल्ड सिस्टम चल रहा है, वैसे ही सिस्टम है जो चलना चाहिए, ठीक है जी। ये नहीं है कि सिस्टम बार बार चेंज होता है, ठीक है जी। ये रूढ़िवादी लोग होते हैं, बैकवर्ड थिंकिंग वाले लोग, कंजर्वेटिव उनको बोला जाता है, ठीक है जी, जो किंग के रूल को अच्छा बोलते हैं, मनार्की को अच्छा बोलते हैं। बट अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज 19वीं सेंचुरी में आ जाता है। जब 19वीं सेंचुरी आती है तो उनमें क्या चेंज आता है कि कहते हैं चलो चेंज सोसाइटी में ज़रूरी है, ठीक है जी। ये बोलने लगे कि चेंज सोसाइटी में जरूरी है, बट चेंज का जो प्रोसेस है बहुत स्लो होना चाहिए, इतनी फास्टली तेजी से चेंज नहीं होना चाहिए। जितना स्लो चेंज होगा उससे लोग उसको अडॉप्ट कर लेंगे, धीरे धीरे इस चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं। एकदम से वाले चेंज को जो पर्सन है, लोग हैं, वो चेंज नहीं कर सकते, अडॉप्ट नहीं कर पाते, ठीक है जी। तो ये थे कंजर्वेटिव थिंकिंग। तो यहाँ पे हमने 3 फिलॉसफी पढ़ी। लिबरल, दे टॉक अबाउट द लिबर्टी बट नॉट डेमोक्रेटिक। रेडिकल्स, दे वांटेड अ गवर्नमेंट ऑन द मेजॉरिटी बेस्ड पॉपुलेशन। एंड thirdly कंजर्वेशन, ठीक है जी, दे अगेंस्ट द चेंज, बट 19th century दे वांट अ चेंज बट इन स्लो प्रोसेस, ठीक है। चेंज होना चाहिए बट इन स्लो प्रोसेस। क्लियर है एवरीबॉडी? तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, ठीक है जी। देखिए 19th सेंचुरी में क्या हुआ स्टूडेंट्स? इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो स्टार्ट हुई, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण शुरू हो गया। इंडस्ट्रीज है जो एक्सपैंड होकर डेवलप होनी शुरू हो गई। सबसे पहले जो इंडस्ट्री है जो इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे इंडस्ट्री है जो पूरे यूरोप में फैलनी शुरू हुई। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री फैल रही थी वैसे ही जो पावर है या मनी है वो सिंगल पर्सन के पास है जो कंसर्न हो रही थी, यानी कि जो रिच है वो और ज़्यादा रिच हो रहे थे, पुअर है वो और ज़्यादा पुअर हो रहे थे। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो ऑनर थे, वो चाहते थे कि जो मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, लेबर हैं, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, बट उनको सैलरी है जो वो कम देते थे, ठीक है। तो उसकी वजह से सोसाइटी में बहुत बड़ा गैप आना शुरू हो गया। जो रिच है और ज़्यादा रिच हो रहे थे, और पुअर है जो और ज़्यादा पुअर होने शुरू हो गए, यानी कि इंडस्ट्रियल चेंज आनी शुरू हो गई।
Industrialization brought men and women, children to factories. Work hours were often long and wage were poor. So, unemployment common, particularly during a time of low demand of industrial goods. So इंडस्ट्रियलाइजेशन ने क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन ने एक नई सोसाइटी बनाई जिसमें मैन, वुमेन और चिल्ड्रन फैक्ट्री में वर्क करना शुरू कर दिया, यानी कि वो फैक्ट्री में काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। और वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा होते थे, वेजेस बहुत पुअर होते थे, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट उस टाइम ज़्यादा हो जाती थी जब इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड है जो लो हो जाती थी, कम हो जाती थी। जब डिमांड है इंडस्ट्रियल गुड्स की कम हो जाती थी तो उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट भी कॉमन हो जाती थी यूरोपियन कंट्रीज में। सो ऐसा है जो स्टार्ट होना शुरू हुआ। सो हाउसिंग सैनिटेशन वर प्रॉब्लम्स इन टाउन वर ग्रोइंग रैपिडली, लिबरल एंड रेडिकल्स आर द सॉल्यूशन फॉर दिस इशू। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई तो छोटी छोटी बस्तियाँ बननी शुरू हो गई, इंडस्ट्री के लिए जो लोग थे वो रहने शुरू हो गए बस्ती बना के। तो वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आनी शुरू होगी? सैनिटेशन प्रॉब्लम, यानी पानी की सैनिटेशन की, गंदगी की प्रॉब्लम है वो शुरू हो गई। वाटर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था, सैनिटेशन सिस्टम नहीं था, जिससे क्या होना शुरू हो गया? एक डर पैदा हो गया एपिडेमिक फैलने का। तो जो लिबरल थे और रेडिकल्स थे वो इस प्रॉब्लम की सर्च में लगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सैनिटेशन एंड अदर प्रॉब्लम, यानी कि हाउसिंग प्रॉब्लम, ठीक है जी। सैनिटेशन एंड हाउसिंग प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन निकलना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करने के लिए है जो लिबरल थे और रेडिकल्स थे, उन्होंने इसका सोल्यूशन करना है जो वो स्टार्ट कर दिया, सोल्यूशन सर्च करना वो स्टार्ट कर दिया। क्लियर है एवरीबॉडी? सो उसके बाद क्या हुआ? So liberal and radical themselves often property owner and employers having their wealth through the trade or ventures, they felt effort should be raised to oppose to privilege or aristocracy, ठीक है जी। So जो लिबरल थे और रेडिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा रिच हो गए क्योंकि वो ऑनर होते थे फैक्ट्रीज के, ठीक है जी। और मनी जो पैसा था इनके हाथ में था, ज़्यादा कंसंट्रेट था पैसा। तो ये क्या थी? इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन चुकी थी, यानी कि वो लोग जो रिच है, जो इंडस्ट्रियल ओनर हैं, वो क्या बन गए? उनकी अलग सोसाइटी बन गई। तो सोसाइटी में क्या आ गया कि सोशल चेंज आना शुरू हो गया। सोशल चेंज कैसे आया? एक वर्किंग क्लास पैदा होगी, लेबर क्लास पैदा होगी, जिनको वेजेस कम मिल रहे थे और उनके वर्किंग आवर ज़्यादा हो रहे थे। तो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो गया? उन लोगों में है जो एक तरह से रेवोल्यूशन की फीलिंग आनी शुरू हो गई, विद्रोह करने की फीलिंग आनी शुरू हो गई, ठीक है जी। और जिस वजह से वो अगेंस्ट हो गए इसके इंडस्ट्रियल ओनर जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे। इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियल ओनर थे, वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट होना शुरू हो गया। यानी कि उनमें फीलिंग आ गई कि अगर हम इकट्ठे होंगे, यूनिटी बनाएंगे तो हम इनका विद्रोह करेंगे, और विद्रोह करने का फायदा क्या होगा? हम अपनी राइट्स की बात है जो कर सकते हैं, हम अपने लिए आवाज़ है वो उठा सकते हैं। सो ये चीज़ें, ये चेंज है जो सोसाइटी में आने शुरू हुई, ठीक है। तो स्टूडेंट इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है 1.3 सोशलिज्म टू यूरोप। अब यहाँ से ही सोशलिज्म है जो आना शुरू हो गया यूरोप। जैसे मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल सोसाइटी से सोशल चेंज आना शुरू हो गया, तो सोशलिज्म भी यहीं से स्टार्ट होना शुरू हो गया यूरोप में, ठीक है। सोशलिज्म मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिसमें कोई भी मालिक नहीं होगा, कोई भी नौकर नहीं होगा, सब इक्वल होगा, जो भी काम कर रहे हैं उस कंट्री के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। सो दैट इज सोशलिज्म। वो क्या है? सोशलिज्म। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास है कमिंग टू सोशलिज्म इन यूरोप। देखिए यूरोप में सोशलिज्म लाने में सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो पर्सन है वो है जी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। ये 2 पर्सन हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशलिज्म लाने में यूरोप में।
और उसके अलावा देखिए इंग्लैंड में भी सोसाइटीज़ बनी, कोऑपरेटिव्स बनी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे, दैट दे आर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है जी। सो सोशलिस्ट हैड डिफरेंट रीजन फीचर, सम बिलीव द आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। रॉबर्ट ओवन लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन इंग्लैंड, उन्होंने क्या बनाया जी? कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जिसका नेम रखा गया न्यू हार्मनी इन इंडियन यूएसए। ठीक है जी। रॉबर्ट ओवन ने कोऑपरेटिव्स हैं जो वो इस्टेब्लिश की और उनका नेम क्या रखा? न्यू हार्मनी इंडियन। ठीक है जी। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच जो फ्रेडरिच एंजल्स थे, उन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था दास कैपिटल। दास कैपिटल में उन्होंने सारी फिलॉसफी जो सोशलिज्म के बारे में लिखा। अब सोशलिज्म को एक और मैं आपको और ब्रीफ से बता देता हूँ कि सोशलिज्म में उन्होंने क्या बताया। उन्होंने बताया कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं? जो वर्कर है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब जो मैन्युफैक्चरर हैं, यानी कि जो वर्कर हैं, वो सामान बनाते हैं, तैयार करते हैं, गुड्स तैयार करते हैं, तो उनको क्या मिलता है? सिर्फ लेबर मिलती है। और जो गुड्स होती है, जो प्रोडक्ट वो तैयार करते हैं, उसका सारा पैसा किसके पास जाता है? जो पर्टिकुलर वन ऑनर है, यानी कि जो इंडस्ट्री का मालिक है, सारा प्रॉफिट वो ले जाता है। जबकि उनको तैयार कौन करता है? उनको मेड कौन करता है? उनको मेड करने वाला एक लेबरर होता है। उसको क्या मिलता है? उसको उसका कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं मिलता, बिल्कुल लो वेज मिलता है। उसको दिहाड़ी मिलती है, डेली वेज मिलता है, जो भी जितनी भी इसकी हम बोल सकते हैं $5-10 या $2 या $1 या रुपीज़ जो भी है उसको मिलता है। तो सारा प्रॉफिट कौन ले जाता है? ऑनर ले जाता है। तो ये गलत है। तो इसको बोला उन्होंने वर्क स्ट्रगल, यानी क्लास स्ट्रगल, इसको बोला कार्ल मार्क्स ने, ये गलत है। तो एक दिन ऐसा होगा कि सारे वर्कर इकट्ठे हो जाएंगे, लेबरर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, और जो कैपिटलिस्ट है, यानी कि एक पैसे वाला पर्सन है, पूंजीपति लोग है, जिसको कैपिटलिज्म बोला जाता है, वो कम हो जाएंगे, और लेबरर हैं उनको दबा के, उनको अटैक करके, और रूल किसका आ जाएगा? लेबर का आ जाएगा। वो खत्म कर देंगे किसको? कैपिटलिस्ट क्लास को खत्म कर देंगे। कौन? लेबरर्स। ठीक है जी। तो ये फिलॉसफी थी कार्ल मार्क्स की और फ्रेडरिच एंजल्स की, जिन्होंने सोशलिज्म है स्प्रेड किया पूरे यूरोप में। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, आपको सोशलिज्म का मीनिंग समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है जी। तो यूरोप में कैसे पहले इंग्लैंड में इसकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी, फिर उसके बाद फ्रांस में बनी। ठीक है जी। और मार्क्स ने कैपिटलिस्ट को पूरे वर्ल्ड में या पूरे यूरोप में फैलाया। तो धीरे धीरे कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं जो पूरे यूरोप में बननी शुरू हो। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। ठीक है जी। सो बाय 1870 सोशलिज्म स्प्रेड इन यूरोप। 1870 तक आते आते जो सोशलिज्म है वो यूरोप में फैल गया। ठीक है जी। सोशलिज्म यूरोप में फैल गया तो बहुत सारे सोशलिस्ट फॉर्म्ड इंटरनेशनल बॉडी नेमली सेकेंड इंटरनेशनल। तो सोशलिस्ट ने क्या किया जी? एक बॉडी बनाई जिसको सेकेंड इंटरनेशनल बोला गया, to coordinate their effort. So worker in England and Germany began forming association to fight better living working conditions. So जो वर्कर्स थे इंग्लैंड एंड जर्मन के, उन्होंने भी अपनी एसोसिएशन बनानी शुरू कर दी, और एसोसिएशन में उनकी डिमांड क्या थी कि हमारी जो वर्किंग कंडीशन बेटर होनी चाहिए, हमारे वेज बेटर होने चाहिए। उसके अलावा 1905 में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई गई। ठीक है जी। जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालती थी, जर्मनी में बनी थी। उसके बाद लेबर पार्टी 1905 में फ्रांस में और इंग्लैंड में बनाई गई, फ्रांस और इंग्लैंड में ब्रिटेन में बनाई गई लेबर पार्टी। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, अभी भी हम देखते हैं ना कि लेबर पार्टी है तो मेन पार्टी इंग्लैंड की, एक लिबरल पार्टी और एक लेबर पार्टी है, दो पार्टियाँ हैं जिनमें आपस में इलेक्शन लड़के वो गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है जी। तो 1940 में आते आते जो गवर्नमेंट है, किंग की गवर्नमेंट थी, यानी कि रूल था जो यूरोप में,
उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, और जो गवर्नमेंट की डिमांड थी, लोगों की डिमांड थी, जो गवर्नमेंट किसके बेस के ऊपर बनेगी, लिबरल एंड रेडिकल्स। ठीक है जी, वो क्या कर रहे थे, कोऑपरेटिव्स को वो रन कर रहे थे। सो ऐसे सपोर्ट मिला सोशलिज्म को यूरोप में, राइट। सो इस टॉपिक में हमने फर्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया पूरा। फर्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया। स्टार्टिंग में सोशल चेंज में मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की कंट्रीब्यूशन बताई, उसके बाद रेडिकल, लिबरल एंड कंजर्वेटिव फिलॉसफी, और उसके बाद इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, न्यू चेंज क्या आया, और सोशलिज्म कैसे डेवलप हुआ यूरोप में, और कैसे सपोर्ट मिला यूरोप में सोशलिज्म। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट टॉपिक है जो स्टूडेंट्स वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।